जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवन की आधारभूत इकाई तो इसके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित चित्र आरेख बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक चित्र बनाना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चित्र है, आप लोग देखकर बना लेंगे यूकैरियोटिक कोशिका का। दूसरा नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाली एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन अनापेक्षित कृत, यानी कि इसमें इसका वर्णन नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे इस सभी का नामकरण भी कर दिया गया है, तो आप लोग यह चित्र देखकर बना लेंगे। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह छाल के आकार के या गोल अंगक है जो बहुत बड़ी संख्या में कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका आकार 0.2 से 2 गुना 3 से 5 के मध्य यानी कि बीच में होता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो कि झिल्ली वाली होती है, बाह्य परत पर चिकनी एवं छिद्रित है, परंतु बहुत अधिक बलित होती है और क्रिस्टलीन निर्मित होती है। फिर आप लोग यह चित्र बना लेंगे। यहाँ पे देखिए चित्र भी दिया गया है, तो आप लोग यह चित्र भी बना लेंगे साथ ही में। फिर उसके बाद इसका कार्य लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं और इस प्रकार यह विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्सर्जित कराती है जो एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट के रूप में एकत्रित रहती है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि बिजली का घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर को स्पष्ट करें, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला अंतर लिखेंगे कि यह आधे कोशिका है, यानी कि आधा कोशिका है। इसका आकार 1 से 10 होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका यह विकसित कोशिका है। इसका आकार बड़ा यानी कि 5 से 100 तक होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि यह केवल जीवाणुओं एवं सायानोबैक्टीरिया में मौजूद रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका यह सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद रहता है, यानी कि पाया जाता है। अगला अंतर लिखेंगे कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। अगला अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला अंतर है कि इसमें गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाए जाते हैं। सातवां अंतर है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर यहाँ पे आठवां अंतर कि इसमें कोशिका विभाजन या विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियासिस द्वारा होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम की संरचना को सचित्र समझाएं, यानी कि चित्र के साथ हमें इसका वर्णन करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि क्रोमोसोम एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडली धागे के रूप में दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः
क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। पेप्किल मैट्रिक्स क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण प्लेसिस कहलाता है। प्लेलिस के द्वारा घिरे हुए भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में दो समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है जो अर्ध गुणसूत्र या क्रोमोस्टिड कहलाता है। प्रत्येक क्रोमैटिड्स में दो या दो से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती है जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड के क्रोमोनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए के खंड जीन हैं जो क्रोमैटिड की पूरी लंबाई में सदृश दिखते हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा संयोजित रहते हैं। फिर उसके बाद आप लोग ये वाला चित्र बना लेंगे। देखिए यहाँ पे ये रहा क्रोमोसोम का चित्र, ये है। तो आप लोग इस चित्र को बना लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि सभी जीवों में कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम, ड्रोसोफिल की कोशिकाओं में 8 क्रोमोसोम, मकई के पौधे में 20 क्रोमोसोम, टमाटर के पौधे की कोशिकाओं में 24 क्रोमोसोम, आलू में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे अब अगला प्रश्न है, केंद्रक क्या है? चित्र सहित इसकी संरचना का उल्लेख करें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि केंद्रक कोशिका द्रव की एक सबसे बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है। सभी सजीवी कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। एक केंद्रक हर जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे केंद्रक का एक चित्र बनाया गया है, तो आप लोग भी बना लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धर्ध द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ये दिया ऑक्सीजन न्यूक्लियस अम्ल एवं प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छाले जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग केंद्रक का कार्य लिखेंगे। पहला कार्य कि यह केंद्रक कोशिकाओं की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। दूसरा कार्य लिखेंगे कि केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा अंतर लिखेंगे कि केंद्रक कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारित करता है। और पांचवा अंतर लिखेंगे कि केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है? तो उसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली के द्वारा ही परासरण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों में से कम सांद्रता वाले भागों की ओर कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। जंतुओं में भी गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ एवं
अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन होता है, जिससे कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। लास्ट 8 प्रश्न है। अल्प प्रसारी, समप्रसारी तथा अति प्रसारी विलयनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब कोशिका को अल्पसारी विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम हो, इसमें रखा जाता है तो बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस क्रिया को अंतःप्रासरण कहते हैं। जल के एक अणु जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आते जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाली जल की मात्रा से अधिक होगी। इसका परिणाम यह होता है कि जल के कोशिका के भीतर प्रवेश करने से कोशिका फूल जाएगी। जब कोशिका को समप्रसारी विलयन यानी कि ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता के बराबर हो, उसमें रखा जाता है तो कोशिका के आकार एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल के एक अणु में कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं, लेकिन जल की जितनी मात्रा भीतर जाती है उतनी ही बाहर आती है। इस प्रकार शुद्ध रूप में जल की गति नहीं हुई। तो आप लोग यहाँ तक आंसर लिख लेंगे, और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।